जितने सोशल प्रॉब्लम्स है प्राइमरीली वो आइडेंटिटीज़ की वजह से ही है। तो ठीक है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि आइडेंटिटीज़ समाप्त हो जाएगी। अगर जहाँ जहाँ ह्यूमन मानवीय सभ्यता रही वहाँ पे आइडेंटिटीज़ रहेगी ही रहेगी, उसमें आप वो कभी भी खत्म नहीं होगी। यार पेरेंट वाला जो है, पेरेंटल वो वाला एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। मुझे लगता है संस्कार, शिक्षण प्रणाली तो होनी ही चाहिए, पर अगर आपको घर से संस्कार मिल रहे हैं तो जो चीज़ें किताबों में लिखी हैं उसको आत्मसात करने में काफ़ी आसानी रहे। मुझे लगता है जो एक कॉमन एक सामाजिक ध्येय और एक आइडिया होनी चाहिए कि हम आइडेंटिटी क्राइसिस कहें, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स कहें, आइडेंटिटी के क्लैशेस कहें, पर वो कब तक हम अलाउ कर रहे हैं। जहाँ पे इन चीज़ों ने समाज की नींव को हिलाने का काम कर दिया, वहाँ पे पूरा समाज और देश दोनों खतरे में आ जाए। यस। आज हमारी एक विशेष चर्चा में हमारे साथ उपस्थित है माननीय संदीप मधुकर तामगाड़गे सर 2001 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और नागालैंड कैडर के प्रमुख चेहरे हैं। वे वर्तमान में नागालैंड पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के पद पर सेवा दे रहे हैं। सर का नागालैंड से जुड़ा 2 दशकों से भी अधिक पुराना है। 2001 में आईपीएस बनने के बाद उन्होंने राज्य सेवा में सेवा शुरू की, जहां उन्होंने न केवल सुरक्षा व्यवस्था संभाली बल्कि मिलिटेंसी प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापना, कम्युनिटी ट्रस्ट बिल्डिंग और ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर की एंथ्रोपोलॉजी की पृष्ठभूमि और संवेदनशील दृष्टिकोण ने उन्हें नागालैंड की जटिल सांस्कृतिक, सामाजिक और कानूनी संरचना आर्टिकल 371A को समझने में विशेष सहायता दी। नागालैंड में उनके कार्यकाल के दौरान पुलिसिंग को केवल कानूनी व्यवस्था तक सीमित नहीं रखा गया, उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ विश्वास का पुल बनाया, कस्टमरी लॉज का सम्मान करते हुए आधुनिक पुलिसिंग को अपनाया और राज्य में नेशनल इंटीग्रेशन तथा शांति की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया। सर की सेवा केवल ड्यूटी तक सीमित नहीं है, वे स्मृतिशेष मधुकर राव तामगाड़गे चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से नागपुर और विदर्भ में भी सक्रिय सामाजिक कार्य कर रहे हैं। ट्रस्ट के जरिए वे सिकल सेल रोग जागरूकता अभियान, निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जागरूकता, रक्तदान कार्यक्रम और गरीब विद्यार्थियों के लिए निशुल्क शिक्षा छात्रवृत्ति की सुविधा चला रहे हैं। इन प्रयासों से हजारों जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल रहा है। एक अनुशासित अधिकारी, समर्पित समाजसेवी माननीय संदीप मधुकर तामगाड़गे सर। दर्शकों, आपका स्वागत है। भारत वैसे महान पूरे विश्व में अपनी अलग अलग सभ्यताओं से है। उसी एक सभ्यता में हम देखते हैं कि जो एक कल्चर है भारत का, जो एक इकोसिस्टम है, जिसे सालों से, हजारों सालों से ट्राइब्स ने एक सेव करके रखा है और पूरी दुनिया में हम लोग उससे हमारा लोहा भी माना जाता है, ट्राइब के कल्चर को जानते हुए। उसी फहरिस्त में आज नागालैंड के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर नागालैंड संदीप तामगाड़गे सर से आपको मिलाते हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम देखते हैं पिछले 25 सालों से आप नागालैंड में हैं जी। और नागालैंड का एक, जब हम नाम सुनते हैं तो कहीं देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में छोटा सा एक लाइन आ जाती है न्यूज़ की, या ऑल इंडिया रेडियो में कभी उनके नागालैंड के जो ट्राइब कल्चर है, जो इतने सारा समूह का जो क्लस्टर है, उनकी लैंग्वेज के कुछ गाने आ जाते हैं, कुछ लोक नृत्य आ जाते हैं। इसके ऊपर नागालैंड के ऊपर ज़्यादा या तो टूरिज्म, जो टूरिस्ट जाते हैं वहाँ की जो फोटो निकालते हैं, सेल्फी निकालते हैं, वहाँ से नागालैंड का कल्चर समझ में आता है। इसके अलावा आप 25 सालों से नागालैंड में, क्या देखते हैं आप? क्योंकि भारत के गर्भ में हम देखते हैं कि आदिवासी और ट्राइब कल्चर निहित है। आपने कैसे देखा है सर नागालैंड को? सबसे पहले तो प्रफुल्ल जी, आपको और आवाज़ इंडिया चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। नमस्कार। और धन्यवाद आपको मैं इस संदर्भ में देना चाहूँगा कि आपने इस मुलाकात के ज़रिए भारत के पूर्वोत्तर और स्पेशली नागालैंड जैसे एक छोटे किंतु बड़े ही महत्वपूर्ण राज्य पर बात करने की आपने चेष्टा की है। मुझे लगभग 25 साल नागालैंड में हो गए हैं। नागालैंड मेरा आईपीएस में मेरा ये पेरेंट कैडर है और कई अलग अलग पदों पे काम करते हुए फ़िलहाल मैं पिछले लगभग 5 सालों से एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर इस पद पर। आपने मुद्दा उठाया है कि नागालैंड की छोटी छोटी खबरें
भारत के अलग प्रांतों में आती है, और मैं इससे सहमत हूँ। होता है कि जो यहाँ पे मीडिया है, या इलेक्ट्रॉनिक कह लीजिए या प्रिंट कह लीजिए, इसका ना सिर्फ अभी, पहले से ऐसा बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं रहा है पूर्वोत्तर में, स्पेशली जो छोटे राज्य हैं उन पे। और इन राज्यों में जब कोई अनफॉर्चुनेट कोई दुर्दैवी घटना होती है, कोई मान लीजिए उग्रवाद वाली समस्या होती है या राजनीतिक उथल पुथल होती है, उसी दौरान पहले तो ये अखबारों में या सुर्खियों में आता था। हाँ जी। फिलहाल आपने, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने उन बातों का जिक्र ना करते हुए अभी आपने टूरिज्म की बात की। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत में लोगों की सोच अभी पूर्वोत्तर के राज्यों के प्रति बदल रही है। मेरा नागालैंड में अनुभव पिछले 25 साल का बड़ा ही अच्छा रहा है, एक पुलिस अधिकारी के तौर पर। और भले ही लोग कुछ भी कहें, बड़ा ही सुंदर राज्य है, एक अच्छी संस्कृति है, लोग अच्छे हैं, कम्युनिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो काफ़ी बढ़िया है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। हम जब नागा संस्कृति की बात करते हैं या नागालैंड के लोगों की बात करते हैं, हमें लगता है कि नागा सिर्फ एक समुदाय, नागा एक समुदाय ना होते हुए कई छोटे छोटे जनजातियों का एक सम्मिश्रण मिश्रण है। एक जैसे पूरा पूर्वोत्तर, आप आसाम छोड़ दें, आसाम में भी कई जनजातियाँ, कई समूह हैं। ये अलग अलग कह सकते हैं आप, इथनिक लाइंस पे डिवाइड हुआ है। अगर आप लोगों की बात करते हैं, जैसे नागा एक बहुत बड़ा समूह है जिसमें कई सारी दूसरी छोटी छोटी नागा जनजातियाँ हैं। ओके। और नागा समूह की अगर हम बात करते हैं तो मानवीय बात है, नागालैंड में नागा समूह है। इसके अलावा भी नागा समूह अरुणाचल में 3 जिलों में है, आसाम में है, और मणिपुर में लगभग 4 जिलों में है। और भारत म्यांमार सीमा के पार म्यांमार में भी कई बड़ी जो इंटरनेशनल बॉर्डर के परली तरफ भी नागा लोग हैं। और इनका सदियों से जो अभी फिलहाल जिस इलाके में रहते हैं वो इस इलाके में रहते आ रहे हैं। देखिए, इंटरनेशनल बॉर्डर कह लीजिए या स्टेट की बॉर्डर्स कह लीजिए, ये तो अभी बनी है। यानी 1947 में देश आज़ाद होने के बाद पहले तो म्यांमार, फिलहाल म्यांमार या पहले का बर्मा से लेकर आप कह लीजिए पाकिस्तान या उसके भी पूर्व, ये ब्रिटिश राज के अंडर में हुआ करता है, जिसे हम राज कहते थे। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर का भी एक, हाँ, उसके भी पहले धागा पड़ता है, उसके भी पहले। तो उसके बाद फिर अलग अलग देश बने, पार्टीशंस हुए, अलग अलग देश बने, जिसके चलते म्यांमार अलग हो गया, इंडिया काफ़ी ट्रीटी साइंस हुई। और फिर उसके बाद में फिर राज्य बने, राज्यों में फिर बट लोग जो रहते हैं, लोग तो पहले से रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। राज्यों के गठन के पहले लोग वहीं थे। हाँ जी। देश, ये जो देश अभी बने हैं इंटरनेशनल बॉर्डर में, उनके पहले लोग रहते हैं। हाँ। तो ऐसा नागा समूह इन पूरे इलाकों में फैला हुआ है। इसके अलावा आपको ज्ञात होगा, कुकी नाम से एक दूसरा समूह है। हाँ जी। जो मणिपुर में भी प्रचलित हुआ है। हाँ, कुकी समूह मणिपुर में है। उनके कुछ लोग मिजोरम में बड़ी संख्या में हैं, बॉर्डर के उस इंटरनेशनल बॉर्डर के उस तरफ हैं। कुछ एक लोग उनके असम, नागालैंड में भी फैले हुए हैं। ऐसे ही मेघालय के अलग कुछ समूह हैं, खासी है, गारो है। तो ऐसे पूरा पूर्वोत्तर मिला के इन समूह में बटा हुआ है। नागालैंड में प्राइमरीली आप लगभग कह सकते हैं 95% नागा लोग रहते हैं। और ये जो है, ये एक विशेष अलग अलग, इनमें भी जनजातियाँ, नागा जनजातियाँ अलग अलग फैली हुई है। और जनजातियाँ हमने उसके बाद में एक एक जिले में एक एक जनजाति है, उस हिसाब से जिले बना दिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे अगर आप कोहिमा की बात करते हैं, जो नागालैंड की राजधानी है, तो जो कोहिमा जिले में आप देखेंगे मेजॉरिटी अंगामी नागा है। उससे लगता हुआ जो जिला है वोखा, वहाँ पे लोथा नागा है। फिर जुनोबोते में सेमा नागा है। तो इन सब अलग अलग जिलों में एक होमोजेनियस कंटिन्यूटी रहती है। और इन सब जातियों की अपने अपनी विशेषताएं हैं। भले ही आप उसको बड़े तौर पे एक नागा समूह कह दें,
पर अगर आप नागालैंड के भीतर आते हैं तो वहाँ पे फिर ये कहेंगे कि अगर आप उनसे पूछोगे कि आप कौन हैं, तो आपको ये नहीं कहेगा कि मैं नागा, वो कहेगा मैं अंगामी हूँ। ओके, यानी यूनाइटेड है वो। हाँ एक दूसरा एक महीन धागा हम देखते हैं सर, कि जब हम देखते हैं कि 1990s के बाद जो न्यूज़ आई, हाँ जी, यानी एक मिलिटेंसी का दौर भी हमने देखे, जी। उस वक्त भी हमने देखे कि जो वुमेन्स के ऊपर ज़्यादा अटैकिंग नहीं था, जी, यानी जैसा हम देखते हैं कि आए दिन देश में रेप की घटनाएं बहुत ज़्यादा दिखती है हमको। एक मॉरलिटी कहीं ना कहीं जो फीमेल फैक्टर है उसके लिए फेमिनिज्म का बहुत ज़्यादा कम हमको दिखता है असर। लेकिन ये जो फेमिनिज्म की बात हमको दिखती है कि भारत के गर्भ में है, तो ये ट्राइब्स के गर्भ में है, तो क्या आपने इसके ऊपर कुछ आपके जहन में कुछ चीज़ें आई है कि इतना सब उद्रेक होने की बाद भी जो नागाज है, बाद में भी अभी तो काफ़ी शांत है माहौल, तो आपने कैसे चैलेंजेस फेस किए? नहीं, इसमें आपने जो मुद्दा उठाया, देखिए पूरे नागा समाज ना महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है। यानी आप लगभग खेती के काम से लेकर बाकी और सारे काम देख लीजिए, महिला प्रधान ये है। और महिलाओं का सम्मान काफ़ी है इस पूरे प्रदेश में। ना सिर्फ नागा समाज की मैं बात कर रहा हूँ, इन जनरल पूर्वोत्तर की बात कर रहा हूँ अगर आप ले लें। और मैं मानता हूँ किसी भी समाज को अगर आपको परखना है, जैसे बाबा साहब ने भी कहा था, हाँ जी, विमेन एजुकेशन की जब बात करते समय, अगर किसी भी समाज को परखना है तो उस समाज में महिलाओं की परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है, उनका सम्मान क्या है, मुझे लगता है वो हमने देखना जरूरी है। और मैं लगभग पिछले, जैसे मैं कह रहा था, इतने सालों से वहाँ पर हूँ, तो नागालैंड मुझे लगता है पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले जो अपराध हैं उस श्रेणी में सबसे कम है। लोएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन अगर आप देखोगे तो नागालैंड में है। अभी इक्का दुक्का नज़र आते हैं केस, पर जब चूंकि मैं ज्वाइन किया था 2001 में, उस समय तो ये नगण्य के भाव पे था, इन्हें बिल्कुल ही नहीं था कोई भी केस ऐसा कि भाई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है या मोलेस्टेशन की घटनाएं हो रही है या बलात्कार वाला, वो तो बिल्कुल अनसुनी सी बात थी। तो बड़ा ही सेफ एटमॉस्फेयर है। लोग, महिलाएं भी अपना, ऐसा कोई नहीं होता है कि भाई, हमारे यहाँ पे जनरली फील करते हैं कि कई जगह पे महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। हाँ जी, महाराष्ट्र में भी कह लीजिए, दूसरे राज्यों में भी कह लीजिए, वो वाली बात नहीं है। यानी स्त्री प्रधान कल्चर है। स्त्री प्रधान तो नहीं कहूँगा मैं, स्त्री प्रधान कल्चर मेघालय के कुछ समूहों में है, पुरुष प्रधान ही कल्चर है। पर महिलाओं का जो पुरुषों का महिलाओं के प्रति सम्मान वाली बात, और समाज का एक महिलाओं को देखने वाला जो नज़रिया है, देखिए दो चीज़ें हैं। हम महिलाओं की परिस्थितियों को कैसे आंकते हैं, हाँ जी, है ना। एक तरीका ये भी हो सकता है कि भाई क्या महिलाएं खुद सुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्या महिलाएं खुद उस समाज में खुद को एम्पावर्ड महसूस कर रही हैं, क्या महिलाओं का उस समाज में, किसी भी समाज की बात कर रहा हूँ, उनका परिवार में और समाज में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो क्योंकि आप और मैं, हम दोनों पुरुष के तौर पे बात कर रहे हैं, हमारा देखने का एक नज़रिया अलग होता है, और मुझे लगता है महिलाओं का खुद का फील करने का नज़रिया अलग होता है। एग्जैक्टली सर। तो हम उन्हें डिक्लेयर ना करते हुए, मुझे लगता है महिलाओं को क्या फील होता है वो इम्पोर्टेंट। और मुझे लगता है नागा महिला अपने आप में काफ़ी कॉन्फिडेंट महिला है, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, एडवांस्ड हैं एजुकेशन में कह लीजिए, एंटरप्राइजेस में कह लीजिए, और एक खुद को वो ऐसा नहीं है कि पुरुषों से कम समझ रही हैं, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ी एक वी द पीपल ऑफ इंडिया जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया सर, हम देखते हैं कि चाहे इंडियन क्रिकेट टीम हो या फिर इंडियन हॉकी टीम हो, इसमें थोड़ा सा नगण्य एक आंकड़ा हमको दिखता है। चाहे हम देखते हैं आरडी परेड हो, वहाँ पर कुछ झांकियाँ दिख जाएगी अलग अलग राज्यों की, लेकिन जो फैब्रिक है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का एक वर्साटाइल कल्चर है, तो यहाँ हमको थोड़ा सा उनका जो मेन स्ट्रीम में एक मिसिंग रोल दिखता है। तो क्या लगता है, कुछ गवर्नमेंट के तरफ से कुछ स्कीम्स आना चाहिए कि इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, या फिर कुछ ना कुछ कहाँ से पुल ब्रेक हो रहा है, ऐसा क्या लगता है आपको? क्योंकि आप विगत 25 साल से वहाँ हैं और आप अलग अलग विषयों पे भी बात करते हैं और एक थिंकर भी है आप, क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा ये मानना है कि पहले तो आपने जो मेन स्ट्रीम वाली बात की है, शायद मेरा उस पर आक्षेप रहेगा। मेरा मानना है कि नागालैंड खुद एक मेन स्ट्रीम है। ओके, मैं उसको उस नज़रिए से देखता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हैं, पर ये शब्द प्रचलित हो गया है इसलिए शायद आपने इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है देश का हर भाग
जहाँ पे हम खड़े हो जाए, वो लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक हाँ और जी। नागालैंड से लेकर लक्षद्वीप तक, हाँ जी, हर एक जगह देश का मेन स्ट्रीम है। ये अटक से कटक तक ऐसे सब राइटर यूज करते हाँ हैं, हाँ। तो तो उसमें आपने नया टर्मिनोलॉजी लाया है। हाँ, मुझे लगता है हर भाग देश का मेन स्ट्रीम है, देश हाँ का जी। हर हिस्सा मेन स्ट्रीम है। तो पहले ओके। तो मैं अपनी ये यस मेरी यस राय है। हाँ जी। दूसरी बात, भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत विशाल देश है, और जब हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं, ये डाइवर्स बहुत ज़्यादा है। और ये यानी इतनी, अगर मैं नौकरी में नहीं होता और मुझे अगर इतनी जगहों पे जाने का, देखने का, समझने का मौका नहीं मिलता, तो देश की डाइवर्सिटी का शायद मुझे अंदाज़ा नहीं लगता। आप यकीन मानिए, हम जो मान लीजिए कई बार टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं, पढ़ते हैं, वो हमें 1% भी नहीं समझता है कि डाइवर्सिटी क्या चीज़ है। नागालैंड के भीतर ही लगभग हर जिलों में डाइवर्सिटी है, हर एक जिले के अंदर लगभग हर गांव में डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी इतनी है कि कल्चर, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, लैंग्वेज हर बदल जाती क्या मेथड यूज करते हैं लैंग्वेज के लिए फिर इतनी डाइवर्सिटी में? है। हाँ, कुछ समीकरण होगा, वो भी साइंटिफिक होगा। देखिए, साइंटिफिक समीकरण वाली तो बात नहीं है, पर जब ब्रिटिशर्स भी थे वहाँ पे उस लैंग्वेज समय, क्या यूज हाँ होता है, ताना बाना? हाँ, तो अब सही, आपने अच्छा सवाल किया कि जैसे अब हम नागपुर में बैठे हैं आज, अब नागपुर से लेकर आप महाराष्ट्र में कहीं पे भी चले जाइए, ठीक है, हर एक प्रदेश की जो क्या कहते हैं एक डायलेक्ट होती है मराठी हाँ में, जी। पर आप समझ लोगे। नागपुर का व्यक्ति अगर सिंधुदुर्ग में भी जाके मराठी में बोल रहा है, तो बहुत हद तक वो समझा पाएगा कि क्या सिमिलर होता है हाँ, सर। क्या कहना चाह रहा है, वो समझा लेगा। हाँ जी। नागालैंड में जैसे हर जिले में ही लैंग्वेज अलग है, ओके। हर जिले में लैंग्वेज अलग है। जैसे मैं अच्छा। कह रहा था, अंगामी नागा है, उनकी भाषा अलग है, लोथा नागा उनकी भाषा अलग है, सेमा, कोन्याक, यमचुंगर, जितने उन सब की भाषा अलग है। अब मानी हुई बात है कि अगर आपकी भाषा हर 20 किलोमीटर में, 50 किलोमीटर में बदल रही है, और पूरी ही बदल रही है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत आप समझने में दिक्कत होगी, तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स के दौरान एक संस्था का उन्होंने निर्माण किया था, जिसे इंग्लिश में हम ट्रांसलेटर कह रहे हैं, वहाँ पे वो दो भाषी कहते हैं, दो भाषाओं का जो इंटरप्रेट करते हैं, दो भाषी एक व्यवस्था बनाई है, और उसको सरकारी यंत्रणा में उसको शामिल किया गया है। तो अगर मान लीजिए कोई बाहर का व्यक्ति आ रहा है, वो नागालैंड में किसी एक समाज का, एक नागा समूह का व्यक्ति किसी दूसरे जगह जा रहा है, वो दो भाषी फिर उन्हें मदद करते हैं भाषा को इंटरप्रेट करने में। वैसे जो नागालैंड राज्य की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। मुझे लगता है पूरे इंडिया में ये एकमात्र राज्य है जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज हाँ इंग्लिश जी। है। और अभी सामान्य लोगों में चर्चा के लिए एक भाषा का उन्होंने अपने आप में ही इवॉल्व किया है, नागामीज कहते हैं हम उसे, ओके। जो असमीज और बैंगलोर और हिंदी का एक सम्मिश्र मिला जुला एक भाषा के तौर पर वो रिकॉग्नाइज लैंग्वेज नहीं है, हम काम चलाऊ तौर पे उसे चला लेते हैं। सर, एंथ्रोपोलॉजी आपका बेसिक सब्जेक्ट भी रहा है यूपीएससी के दौरान। तो जो मानव वंश शास्त्र की बात हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर भी पूरे, जैसा आपने देश के कल्चर की बात की, बाबा साहब अम्बेडकर पूरे वर्ल्ड की कल्चर की बात करते हैं, और सेवन सिस्टर पे काफ़ी अच्छे उनके रिकमेंडेशन भी है, कमेंट्स भी हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट जब खगालते हैं तो उसमें हमको नोबेल कमेंट्स लगते हैं बाबा साहब के, जो अलग अलग राज्यों पे उन्होंने दिया कि उनके कल्चर, अलग अलग राज्यों का अपना एक डाइवर्सिटी है जी। तो क्या आपके सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी जो ह्यूमैनिटी से बिलोंग करता है, क्या कितना आपको हेल्प मिला नागालैंड को कंट्रोल करने या संभालने में, जो उसकी प्रॉब्लम्स की रेमेडी निकालने में कितना आपको डायरेक्शन मिला उस सब्जेक्ट से? बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक। और चूँकि मैंने सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के दौरान एंथ्रोपोलॉजी का विषय के तौर पर पढ़ाई की थी, स्टडी किया था मैंने, तो इसलिए मुझे मानव विज्ञान में और स्पेशली जनजाति मानव विज्ञान को समझने में, ट्राइबल कल्चर्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, उनकी सोशल स्ट्रक्चर्स, उनकी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, इनको समझने में काफ़ी मुझे मदद मिली थी। पर ये बात थी, ये तो थ्योरेटिकल बात थी, आपको सिर्फ एग्ज़ाम के दौरान। अब चूंकि मैं थ्योरी में ये सब पढ़ चुका था, मुझे काफ़ी हद तक उसका फील्ड में रहते हुए लोगों को समझने में, एक इंडिविजुअल व्यक्ति के तौर पे और एक समाज के तौर पे उनको समझने में काफ़ी मदद हुई है। ओके। बट मेरा ये मानना है, पर्सनल मानना है कि नागालैंड हो या मणिपुर हो या नॉर्थ ईस्ट में जो ऐसे जनजाति वाले प्राधान्य राज्य हैं, तो यूपीएससी कह लीजिए या सरकार कह लीजिए,
उनको बाकी चयन प्रक्रिया के साथ में, मेरा सुझाव है कि बाकी चयन प्रक्रिया के साथ में उनको एक सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अधिकारी को जांचने की एक प्रक्रिया होनी चाहिए। ओके। जिसमें ऐसा होगा कि जिन व्यक्तियों का इन सब विषयों से लगाव है, जिन व्यक्तियों का एक प्राकृतिक नेचुरल इंटरेस्ट है लोगों के बीच में, छोटे छोटे समुदायों के बीच में रहने का, वो थोड़ा और दिल लगा के काम कर सकेंगे। शायद वहाँ पे कुछ देर और रह के लोगों के बीच में काम करने की कोशिश करें। क्योंकि मानवीय बात है, जब भारत सरकार यूपीएससी के चलते अधिकारियों को सिलेक्ट करके IAS या IPS या बाकी और तत्सम दूसरे जो विषय जो लोगों अधिकारियों को भेजते हैं वहाँ पे, तो उम्मीद ये रहती है कि संविधान को और संविधान के थ्रू आने वाली जो सरकारी यंत्रणा है या सरकारी कार्यक्रम है या संविधान के जो पहलू हैं, उनका देश के आखिरी कोने तक उसी ईमानदारी से, उसी तत्परता से और उसी शिद्दत से संविधान के कायदों को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ जी। अब अगर अधिकारी को मान लीजिए समझ नहीं आ रही है समाज की, कोशिश तो रहती है, ट्रेनिंग के दौरान भी कोशिश की जाती है, पर हाँ, अगर आपका लगाव हो समुदाय को समझने में, समुदाय के लोगों को, अलग अलग लोगों को, स्पेशली इतने जो हेटेरोजेनियस कम्युनिटीज होती हैं, मुझे लगता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज होती है, मुझे लगता है वो एक अच्छी पहल रहेगी। हम देखते हैं कि सर जैसा आपका इतना बड़ा एक अनुभव भी रहा नागालैंड से, हम थोड़ा सा चर्चा को दूसरे विषय पे लेके चलते हैं। हम देखते हैं कि अलग अलग विषय आ गए हैं अभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, चैट बॉट आ गया है, चैट GPT आ गया है, ग्रोक जैसे एप्लीकेशन आ गए हैं। तो जो विद्यार्थी जो गाँवों से, कस्बों से, छोटे छोटे टाउन को आपको देख रहे हैं, किसी भी विषय को समझने के लिए, जैसे आप नागालैंड गए तो वहाँ की लैंग्वेज सीख गए, आप वहाँ के कल्चर को सीख गए, आपने होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस की बात की। जी। तो ये जो चीज़ें अपने एजुकेशन सिस्टम में आना चाहिए जी। तो, और जो आजू बाजू में हम देखते हैं कि एक रेसिज्म का भी माहौल दिखता है हमको, कास्टिज्म का भी माहौल दिखता है। तो जो विद्यार्थी है किसी कल्चर को समझने के लिए, उसको अपने आप को ओपन करने के लिए, जैसा बुद्धा भी बात करते हैं कि इंसान को इंसान समझिए, संतों महापुरुषों ने भी वही बात की है कि मानव के दर्द को समझिए। तो ये जो इक्वालिटी की बात आती है, ह्यूमैनिटी की बात आती है, क्या कहीं ना कहीं ये अपने एकेडमिक्स करियर में, एजुकेशन में भी उसका हेल्प मिलता है उन चीज़ों का? ज़रूर मिलता है, और मुझे लगता है हमारी जो पूरी शिक्षण प्रणाली है शायद उसी पे फोकस भी रहता है हमारा। कोशिश भी वही रहती है कि संवैधानिक मूल्यों की बात करें। अगर हम संवैधानिक मूल्यों की बात करते तो वो संवैधानिक मूल्य वही सारी चीज़ें जो आपने कहा है, जैसे बाबा साहब ने लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात की थी, वो बेसिकली मानवीय मूल्यों की बात करती है। तो हमारी शिक्षण प्रणाली तो बात करती है, पर मैं उससे भी आगे जाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षण प्रणाली के अलावा इन सारी मूल्यों की जो शुरुआत होनी चाहिए वो इंडिविजुअल फैमिली से होनी चाहिए, आपके परिवार में, एक यानी संस्कार से, घर से होने चाहिए। ओके। आपने रेसिज्म की बात की, जाति व्यवस्था की बात की, कास्टिज्म की बात की, कई और। अच्छा, यानी घर में ये सब प्रैक्टिस हो रही तो आपके करियर में आसान रहेगा, रिफ्लेक्शन होगा, आसान रहेगा, और आपको ये सब चीजों को थ्रेट मिलेगा। आपको आर्टिफिशियल बिहेवियर की जरूरत नहीं है। ओके, यानी घर में आपको मिलेगा। आपको अगर आपके घर में ही ये बताया जा रहा है कि भाई बेटा सारे आदमी इक्वल है, सारे मानव एक समान है। यस। ये बाहर से तो नहीं उंडेली जा सकती, यानी ब्रेन रोटिंग की प्रोसेस घर से ही हो रही है। रोटिंग मत कहिए उससे, ब्रेन फॉर्मेशन की बात कहिए। ओके। तो रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हाँ, अगर से कंस्ट्रक्शन है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आपको अगर घर में ये बताया जा रहा है, हाँ जी, कि भाई सब देखिए, पूरा सारी समस्या आइडेंटिटी क्राइसिस की है। यस। अब आप उसको, आप आइडेंटिटी, आप छोटे लेवल से, आप गांव के आइडेंटिटी से लेके, भाषा की आइडेंटिटी से लेके, राज्य की आइडेंटिटी से लेके, जाति की आइडेंटिटी, धर्म की आइडेंटिटी, जनजाति की आइडेंटिटी, उसके अंदर और सब आइडेंटिटीज, उसके अंदर और सब आइडेंटिटीज, जितने सोशल प्रॉब्लम्स है प्राइमरीली वो आइडेंटिटीज की वजह से ही है। तो ठीक है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि आइडेंटिटीज समाप्त हो जाएगी। अगर जहाँ जहाँ ह्यूमन मानवीय सभ्यता रही है वहाँ पे आइडेंटिटीज रहेगी, उसमें आप वो कभी भी खत्म नहीं होगी। यार पेरेंट वाला जो है, पेरेंटल वो वाला एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। मुझे लगता है संस्कार, शिक्षण प्रणाली तो होनी ही चाहिए, पर अगर आपको घर से संस्कार मिल रहे हैं तो जो चीज़ें किताबों में लिखी हैं उसको आत्मसात करने में काफ़ी आसानी रहे। हम देखते हैं सर कि आपका एक ट्रस्ट भी है, स्मृति शेष मधुकर तामगागड़े ट्रस्ट जी, और आपने पेरेंटिंग की बात की,
आपने पे बैक टू सोसाइटी की भी बात की जी। क्या आपके फादर के तरफ से आपको वो संस्कार मिले जो आपको आज करियर में भी आपको ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, और आपके जो अलग अलग मैसेज आते हैं उसमें ह्यूमैनिटी झलकती है, ह्यूमैनिटीज वैल्यू पे बेस्ड होते हैं, तो आपके रूट में वो कल्चर है? हाँ, ज़रूर लगता है। मैं देखिए, क्योंकि आज अगर मैं एक प्रकार का इंसान हूँ, एक प्रकार का अगर व्यक्ति हूँ, आप उसे प्रोफेशनल दृष्टिकोण से देखिए या इंडिविजुअल दृष्टिकोण से देखिए, तो मेरी जो संस्कार मिले हैं वो तो मेरे परिवार से मिले हैं। मेरे पिताजी प्रतिशेष मधुकर राव तामगाड़गे जी, ये भारतीय सेना में थे। उन्होंने लगभग 25 साल भारतीय सेना में नौकरी की एक सिपाही के तौर पे। उनका भी अनुभव देश के अलग अलग जगह पे उन्होंने सरकार ने जहाँ उन्हें दिया उन्होंने काम किया, देश की सेवा की। और तो घर में भी जो मुझे याद है बचपन से, मुझे और मेरी परिवार को, मेरी छोटी बहन मिला कि हमें वही संस्कार मिले हैं। कभी हमको ये नहीं बताया गया कि भाई आप भेदभाव करो, कभी हमें ये नहीं बताया गया कि आप इनसे अलग हो या ये आपसे अलग है। आपको शायद यकीन नहीं होगा, जैसे अभी मैं कह रहा था, पिताजी तो आर्मी में थे, पर मैं कक्षा 6 से मैं सैनिक स्कूल में चला गया था। सैनिक स्कूल के नाम की एक संस्था है, तो महाराष्ट्र में सैनिक स्कूल सतारा है, सतारा में सैनिक स्कूल है। तो मेरी पहले ही बनी थी शायद? हाँ, पहले से बनी। पहले तो मुझे भारत की मुझे सैनिक स्कूल सतारा में जब मैं कक्षा 6 में था उस समय डाला गया था। और सैनिक स्कूल एक संस्था है, जो ऐसी संस्था है जो आर्मी के प्रति अफसरों को तैयार करने की कोशिश करती है। तो हमें तो स्कूल में रहते हुए कभी पता ही नहीं चला था कि भाई कौन से धर्म का है या कौन सी जाति का है। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्लास 12 तक जब मैं स्कूल में था तब तक शायद ही मुझे कभी इन विषयों में कि आइडेंटिटीज के बारे में पता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी जाति का, मैं किस जाति से बिलोंग करता हूँ। तो ऐसा कभी मौका भी नहीं मिला, और ऐसा कोई यानी कोई ज़रूरत नहीं थी ये बताने की आप अलग हो। तो ज़रूर आप पिताजी के और मेरे माताजी के जो संस्कार मिले हैं वो बहुत हद तक मुझे अब तक मदद करते आए हैं। और इसके अलावा फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, जैसे जैसे और अनुभव होते गए, फिर पता चला कि भाई देखिए, आप समाज एक लिमिट के बाद अगर बढ़ जाए तो समाज की नींव खतरे में आ जाती है। हाँ जी। और इसलिए एक सामाजिक तौर पे भी आप व्यक्ति किसी भी आइडेंटिटी के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी समाज के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी जनजाति के हो, मुझे लगता है जो एक कॉमन एक सामाजिक ध्येय और एक आइडिया होनी चाहिए कि हम आइडेंटिटी क्राइसिस कहें, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स कहें, आइडेंटिटी के क्लैशेस कहें, पर वो कब तक हम अलाउ कर रहे हैं। जहाँ पे इन चीज़ों ने समाज की नींव को हिलाने का काम कर दिया, वहाँ पे पूरा समाज और देश दोनों खतरे में आ जाए। तो मुझे लगता है हर परिवार का ये दायित्व होना चाहिए कि अपने बच्चों को, ठीक है आपको बताना है कि आप इस समुदाय से बताएं, ज़रूर बताएं, पर आप कम से कम ये ना बताएं कि आप किसी दूसरे समाज से आप घृणा करें या नफरत करें। यानी ये सोल्यूशन है सफलता की। मुझे लगता है ठीक है, आप अपने देखिए, आप कौन से धर्म में, कौन से जाति में पैदा होते हैं वो आपके हाथ में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, पर कम से कम ये तो बता ही सकते हैं कि भाई आप अच्छे हैं, मानी हुई बात है, ठीक है, पर सामने वाला दूसरा व्यक्ति खराब है, श्रेष्ठ, और इसकी बात जो भावना आती है वहीं से गिल्ट स्टार्ट होती है। ना बताएं, बेहतर, सब अपने अपने ठीक है, अच्छे चल रहे हैं। आज हम देखते हैं कि सर जनरेशन जेड, ये आपने काफी सुना होगा, जो जेनजीज जिसको कहा जाता है, अल्फा है, फिर बीटा, अभी जनरेशन आएगी अलग अलग। हम भी एक जनरेशन के दौर से गुजरे हुए, हमें भी अलग अलग यानी क्लासिफाइड किया है। अंत की चर्चा के अंत के छोर पे हम देखते हैं कि सक्सेस, कोई 12th पास हो जाता है तो एजुकेशन छोड़ देता है, ग्रेजुएशन अगर से किसी का एक सब्जेक्ट बैक हुआ तो छोड़ देता है, पहले अटेम्प्ट में यूपीसी नहीं हुई तो बड़ा स्ट्रेस में चले जाता है, आए दिन सुसाइड की न्यूज़ आती है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आप 7th क्लास का भी कहीं जिक्र करते हैं आप कि फेलियर होने के बाद आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए, कि 8th में आए, 9th में गए, 10th में गए, उसके बाद हर एग्ज़ाम आपने पास किया और अलग अलग डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम आपने क्रैक किया। तो क्या मंत्रा देंगे सक्सेस का कि यूथ जो सुन रहा है आपको? देखिए, प्रोफेशनल सक्सेस की अगर हम बात करें तो
पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि आपके परसेंटेज पे बहुत ज़्यादा चीज़ें निर्भर नहीं रहती है। और आपने मेरा उदाहरण दिया कि मैं क्लास 7th में फेल हो गया था। हाँ, और मुझे इस बात में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है अब बताने में कि अभी तो सर आप सक्सेसफुल है। हाँ, और तो देश की सेवा कर रहे हैं। मैं कहने का वही आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए कोई छात्र है, कोई बच्चा, कोई व्यक्ति, आप फेल हो गए तो वो जीवन का अंत नहीं है। हाँ जी। वो शायद आपको किसी नई चीज़ के लिए और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं 7th में फेल हो गया था मैथ्स में। जो 7th कोई फेल होने वाली उम्र नहीं होती है, क्लास 7th में फेल होने वाली बात। बट शायद अच्छा हुआ कि मैं फेल हो गया। मुझे फेल होना क्या होता है, असफल होना क्या होता है, शायद बहुत जल्दी पता चला। वहाँ संदीप सर शायद हो सकते हैं कि मोल्ड नए रूप में मोल्ड, अलग अलग विषयों में पढ़ रहे थे। हाँ, विषय एक असफल होने के बाद में उसका दुख क्या होता है, शायद मुझे जल्दी पता चला। मुझे ये पता चला कि शायद मैं क्या गलती कर रहा हूँ, शायद हो सकता है। ओके। तो आप किसी एक परीक्षा में आपको कम मार्क मिले या किसी एक परीक्षा में पास नहीं हो गए हैं, इसलिए आपका जीवन आपका पूरा तरह से ख़त्म हो गया, ये तो बड़ी ही गलत बात है। मुझे लगता है हमने बच्चों ने ये समझना चाहिए कि अगर आप किसी एक विषय में पास नहीं हो रहे हैं, किसी परीक्षा में आप फेल हो गए हैं, तो उस परीक्षा की गलती नहीं है। उसमें शायद आपके प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी रह गई थी, आपकी स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं कमी रह गई थी। जो भी एग्ज़ाम है वो आपसे क्या चाह रहा है, शायद आपकी उस समझ में कहीं ना कहीं ये रहेगी। हाँ जी। तो अच्छा, दूसरी बात मैं ये और कहना चाहूँगा कि अभी तो फ़िलहाल आज का जो दौर चल रहा है उसमें लगभग हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी। हाँ जी। पहले वाला दौर तो नहीं है कि 2-4 गिने चुने फील्ड थे जहाँ पे एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी तो हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी की बात है। और हर पेरेंट ने और हर बच्चे ने भी खुद का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, वो समझ के आगे अगर गए, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा उन लोगों को। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में मानव वंश शास्त्र पे बड़े बड़े संशोधन हो रहे हैं। अभी हाल ही के दिनों में नोवा हरारी की नेक्सस बुक आई है, उसी के साथ हम देखते हैं कि सेपियन भी वो लिखते हैं। जब इन बुक्स को हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि जो मानव यानी जो ह्यूमन है वो सेंटर्ड है, वो हर रिलीजियस प्रैक्टिस का सेंटर्ड है। ब्रेन इज़ अ क्रिएटर, ब्रेन इज़ अ डिस्ट्रॉयर। इसी फेरिस्त में हम सर से ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू के साथ 7 सिस्टर को समझने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है आपके जो भी सवाल हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इनपुट कीजिए, हम उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सर, आपने अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया, आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी प्रफुल्ल जी, थैंक यू।